जादुई छड़ी का जादू। अभी कुछ समय पहले की बात है। कीर्तिनगर के छोटे से गांव जहां सुजाता अपनी बेटी रितिका के साथ रहती थी। सुजाता का पति साहिल गांव में आर्मी में जॉब करता था। गांव की सरकार बहुत ज्यादा मतलबी और क्रूर किस्म की थी। कुछ समय पहले साहिल की मृत्यु आर्मी के एक युद्ध में हो गई थी, जिस वजह से साहिल इस दुनिया से अपनी पत्नी सुजाता और अपनी बेटी रितिका को अकेला छोड़ गया था, जिसके बाद सारी जिम्मेदारी सुजाता के ऊपर आ जाती है। गांव की सरकार इतनी ज्यादा मतलबी और क्रूर थी कि किसी के जवान शहीद होने पर भी उसके घर में थोड़े मोड़े पैसे पहुंचवाती थी। साहिल के इस दुनिया से चले जाने के बाद सुजाता के घर में हर महीने पेंशन आने लगती है, लेकिन वो पैसे इतने कम होते थे जिसमें गुजारा कर पाना बहुत मुश्किल होता था। सुजाता अपनी हर कोशिश करती है और अपनी बेटी को पालती है। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ रितिका बड़ी हो जाती है, जिसके बाद रितिका की माँ काम करने के बारे में सोचती है। बेटा, अब तू बड़ी हो गई है, मैं तुझे घर में अकेले छोड़कर जा सकती हूँ, क्योंकि अब तुझे थोड़े बहुत काम करने आ गए हैं तो तू अपनी देखरेख खुद कर सकती है। और मेरा काम करना बहुत जरूरी है ताकि मैं घर में कुछ पैसे लेकर आ सकूं और अपना गुजारा कर सकूं, क्योंकि जो पेंशन आती है उससे गुजारा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है माँ, आप काम पर चली जाना, लेकिन उससे पहले हम कुछ खा लेते हैं ताकि आपको भी काम करते वक्त भूख ना लगे और मुझे भी। बेटा, मैंने आलू की सब्जी और रोटी बनाई है, वो ले आ, हम दोनों मिलकर खा लेते हैं। ठीक है माँ, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप क्या जॉब करेंगी? बेटा, मैंने अभी सोचा नहीं है, लेकिन गांव में बहुत सारे बड़े घर हैं। अमीरों के यहाँ काम का भंडार होता है, वहाँ कोई भी काम दे देंगे और मैं कर लूंगी। इतना कहकर दोनों माँ बेटी खाना खाती है और थोड़ी देर बाद रितिका की माँ काम की तलाश में गांव में निकल जाती है। यहाँ रितिका घर में सारा काम संभालती है और घर में पड़े कपड़े धोती है, बर्तन मांजती है, फिर आराम करती है। वहीं दूसरी तरफ सुजाता कई अमीर घरों में जाती है और काम की तलाश करती है। बहुत ढूंढने पर उसे 2 घरों में कपड़े धोने और बर्तन धोने का काम मिलता है। सुजाता घर वापस लौटती है। रितिका बेटा, मैं आ गई, आ साथ में बैठते हैं और मुझे तुझे एक खुशखबरी देनी है। माँ, मुझे यकीन है खुशखबरी ये है कि आपको काम मिल गया। हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना, लेकिन बेटा कपड़े धोने का और बर्तन धोने का काम है, पूरा दिन मुझे पानी में लगकर काम करना पड़ेगा। रितिका अपनी माँ को काम मिलने की खुशी में बहुत खुश होती है और तभी रसोई में जाती है और कहती है, माँ, रसोई घर में कोई सब्जी नहीं रखी, हम क्या खाएंगे? बेटा, सुबह की जो रोटियां रखी है वही हम हरी मिर्च और अचार में खा लेंगे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं तेरे लिए खाना तक नहीं पका सकती। इस गरीबी में जितना हो पाता है मैं सिर्फ तुझे उतना ही खिला पाती हूँ। बाकी बच्चों की तरह मैं तुझे तेरे शौक तो क्या, तेरी भूख को भी पूरा नहीं कर सकती। अपनी बेटी को सूखी रोटी अचार के साथ खिलाती है और दोनों माँ बेटी सोने की तैयारी करती है। थकी हारी रितिका तुरंत सो जाती है, लेकिन उसकी माँ करवट लेकर रो रही होती है और अपनी इस गरीबी के बारे में सोच रही होती है। हे भगवान, आपने मेरे पति ले लिए, जिसके बाद सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। पति की पेंशन भी इतनी नहीं कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा सकूं। ये सब तो दूर की बात है, मैं अपनी बेटी को ढंग से 2 वक्त की रोटी तक नहीं खिला सकती। मेरी गरीबी इतनी ज्यादा है कि मैं अपनी बेटी के शौक तक पूरे नहीं करवा सकती। सुजाता बहुत रोती है और अपनी गरीबी के बारे में सोचते सोचते सो जाती है। अगले दिन सुबह होती है। सुजाता उन घरों में काम करने के लिए चली जाती है। अमीर घर में कपड़े धोने का और बर्तन धोने का काम करती है। दोनों घरों में काम करने के बाद सुजाता बहुत थक जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। सुजाता रोजाना उन घरों में जाती और काम करती और थक हार कर अपने घर वापस आती और घर में आकर अपनी बेटी को खाना पीना खिलाती। वक्त के साथ साथ सुजाता अपने लिमिट से भी ऊपर काम करती और पानी में रात दिन काम करने की वजह से उसको एक दिन सर्दी लग जाती है और बुखार आ जाता है, जिस वजह से वो काम पर जाने के लायक नहीं रहती। और इसी वजह से वो अपनी बेटी से कहती है, बेटी, आज मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है और मुझे बुखार आ रखा है, साथ में मुझे सर्दी भी हो रखी है। तू मेरे लिए काढ़ा बना दे, मैं वो पीकर आराम कर लूँ। और क्या तू मेरी जगह काम पर जा सकती है? उन घरों में बर्तन और कपड़े धोने हैं। ये सारे काम करने के बाद तू घर वापस आ जाना
तुझे कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन बता देना कि तुम्हारी माँ बीमार है। ठीक है माँ, घर की साफ सफाई कर देती हूँ और आपके लिए खिचड़ी बना देती हूँ और काढ़ा, ताकि आप खा पी कर थोड़ा आराम कर लो। और हाँ, मैं काम पर चली जाऊंगी, भला मुझे काम पर जाने में क्या एतराज। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मेरी तबीयत खराब ना होती तो मैं तुझे ना भेजती। मैं तेरे नन्हे नन्हे हाथों से कभी भी काम नहीं करवाना चाहती, लेकिन मेरी मजबूरी है। रितिका घर का सारा काम निपटाकर अपनी माँ को खाना पीना खिलाकर लिटा देती है और अपनी माँ की जगह काम पर चली जाती है। घरों में पहुँचने के बाद ढेर सारे बर्तन धोती है और फिर कपड़ों का भंडार धोकर साफ करती है। फिर दूसरे घर में जाती है और थक हार कर थोड़ा बहुत कुछ खाती है और वापस काम पर लग जाती है। वहाँ पर भी ढेर सारे बर्तन होते हैं और कपड़ों का भंडार धोकर साफ सुथरे करके रख देती है। थोड़ी देर बाद वो काम से फ्री हो जाती है और अपने घर के लिए वापस निकल जाती है। चलते चलते उसे रास्ते में अचानक चक्कर आ जाता है और वो वहीं पर गिर जाती है। उसे रास्ते में ऐसे गिरा हुआ देखकर पृथ्वीलोक पर आई हुई सुनहरी परी आती है और तुरंत उसे उठाती है। आंखें खोलो प्यारी लड़की, तुम अचानक यहाँ कैसे गिर गई और तुम्हारा हाल इतना बेहाल कैसे हो रखा है। मुझे लगता है तुमने अपनी हद से ज्यादा काम किया है, जिस वजह से तुम चक्कर खाकर यहाँ पर गिर गई। रितिका परी के बहुत बोलने पर बेहोशी से बाहर आती है और परी को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, आप कौन हो? मैंने आपको नहीं पहचाना और आप मुझे यहाँ पर अपने गोद में लिटाकर क्यों बैठी हो? मैं जादुई परी हूँ। मैं रोजाना जरूरतमंद लोगों की मदद करती हूँ। मैं यहाँ से गुजर रही थी और तुम्हें इस हालत में देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ पर आ गई। तुम यहाँ बेहोश पड़ी थी। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हें बेहोशी आ गई और तुम यहाँ पर गिर गई? रितिका अपने घर की कंडीशन के बारे में बताती है और सारी बातें परी को बताते बताते रितिका रो जाती है। परी जी, मेरी माँ भी बीमार पड़ी है, लेकिन गरीबी की वजह से उनकी जगह मुझे काम पर जाना पड़ा, क्योंकि अगर मैं काम पर ना जाती तो वो अमीर लोग मेरी माँ को काम से हटा देते और फिर हम कैसे अपना गुजारा करते। मुझे तुम्हारी सारी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और तुम्हारी हर दिक्कत, हर परेशानी ठीक करना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? मैं जादुई परी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो जादुई छड़ी, इसकी मदद से तुम अपनी माँ को ठीक कर सकती हो और अपने घर को भी अच्छा बना सकती हो, साथ ही साथ अपने घर की गरीबी को भी खत्म कर सकती हो। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें कभी भी अपने मन में लालच नहीं लाना। अगर तुम इसे लालच की निगाह से इस्तेमाल करोगी तो ये अपना जादू करना बंद कर देगी। परी जी, हमने कभी भी अमीरों वाली जिंदगी नहीं जी और न ही हमें वो जिंदगी जीनी है। हमें बस चैन की रोटी मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए और क्या चाहिए। मेरी माँ सुकून से रहे और हम चैन की 2 वक्त की रोटी खाकर सोए, इससे अच्छी क्या बात होगी। रही बात लालच की, तो हमें किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है, क्योंकि हमने हर वो पल गुजारा है जो किसी ने अपनी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। हमें हर चीज की कदर है। ये लो, बिना किसी देरी के तुम ये छड़ी ले जाओ और अपनी माँ के चारों तरफ घुमा देना और इस छड़ी से कह देना कि वो तुम्हारी माँ को ठीक कर दे। छड़ी तुरंत ही अपने जादू से तुम्हारी माँ को ठीक कर देगी और जो भी तुम इससे मांगोगी वो तुम्हारी इच्छा को पूरा भी करेगी। रितिका परी का धन्यवाद करती है और वो छड़ी लेकर भागी भागी अपने घर पहुंचती है। घर पहुंचकर अपनी माँ को बुखार से तपता हुआ देखकर जादुई छड़ी घुमाती है और कहती है, हे जादुई छड़ी, अपने जादू से मेरी माँ की तबीयत ठीक कर दो और उन्हें पहले की तरह स्ट्रॉन्ग बना दो। रितिका के कहते ही जादुई छड़ी से दिव्य रोशनी निकलती है और उसकी माँ की चारों तरफ घूमती है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ पहले की तरह खड़ी हो जाती है और ये सब देखकर उसकी माँ कहती है, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन अचानक मैं इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई। अपनी माँ को सही देखकर रितिका बहुत खुश होती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। सारी बातें सुनने के बाद उसकी माँ परी का धन्यवाद करती है और थोड़ी देर बाद रितिका छड़ी से कहती है, हे जादुई छड़ी, मेरे छोटे से घर को एक बड़े घर में बदल दीजिए और उसमें जरूरत की सारी चीजें रख दीजिए और हमें बहुत अच्छा अच्छा खाना खिला दीजिए। जादुई छड़ी जैसे ही रितिका की इच्छा सुनती है, वो तुरंत ही अपना काम पूरा करती है और उसका छोटा सा घर एक बड़े घर में बदल देती है और उसमें जरूरत की सारी चीजें रख देती है और तुरंत ही उन्हें बढ़िया बढ़िया वैरायटी के पकवान खिलाती है।
जादुई छड़ी के आने की वजह से रितिका और उसकी माँ की जिंदगी बदल जाती है। उनकी हर इच्छा पूरी होने लगती है और वो खुश रहने लगते हैं। समय के साथ साथ उनके पास बहुत पैसा हो जाता है और वो गरीब लोगों के लिए एक ढाबा भी खोलते हैं जिसमें मुफ्त का खाना गरीब लोगों को दिया जाता था। गांव के सभी लोग उनकी इस सेवा से बहुत खुश थे और ये सब करके रितिका और उसकी माँ को बहुत सुकून मिलता है। जादुई छड़ी की मदद से सब कुछ ठीक हो जाता है और रितिका और उसकी माँ हंसी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में सुलेखा नाम की लड़की रहती थी। सुलेखा बहुत ही हंसमुख और दयालु स्वभाव की लड़की थी। सुलेखा एक जवान लड़की थी। वो अपनी माँ के साथ छोटे से घर में रहती थी। सुलेखा की माँ धोबी थी। सुलेखा ज्यादातर अपनी माँ से परियों की कहानियाँ सुना करती थी और वो हमेशा से ये चाहती थी कि कोई परी आकर जादू कर दे जिससे उसकी सभी दुख तकलीफें खत्म हो जाए और उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाए। एक दिन जब वो नदी के किनारे कपड़े धो रही होती है तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है। वो बूढ़ी औरत बहुत ही ज्यादा भोली थी। वो सीधी खड़ी होकर भी चल नहीं पाती थी। उसकी कमर झुकी हुई थी और चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियां आ गई थी। बूढ़ी औरत के सभी बाल सफेद हो गए थे। बूढ़ी औरत संध्या से मदद मांगती है। बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हो? भगवान तुम्हारा भला करेगा। हाँ, क्यों नहीं दादी माँ, आप यहीं बैठो, मैं आपके लिए घर से कुछ खाना ले आती हूँ। सुलेखा भागकर अपने घर जाती है और बूढ़ी औरत के लिए खाना ले आती है। खाना खाने के बाद बूढ़ी औरत को अब बहुत अच्छा लगता है और वो सुलेखा को आशीर्वाद देती है। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हें बदले में कुछ देना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। तुम मुझसे कोई भी 3 इच्छाएं मांग सकती हो। ये सुनकर सुलेखा बहुत खुश हो जाती है। उसे कभी भी जादुई बातों पर विश्वास नहीं होता था, परंतु अब उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि सच में परियां होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बूढ़ी माँ। मेरी पहली इच्छा ये है कि मैं एक बहुत ही सुंदर सी फ्रॉक पहनना चाहती हूँ। सुलेखा की बात सुनकर बूढ़ी दादी मुस्कुराती है और अपना सिर हिलाती है। उसके बाद एक पल में ही सुलेखा के फटे हुए कपड़े एक बहुत ही रेशम की सुंदर फ्रॉक में बदल जाती है। अपनी वो सुंदर सी पोशाक देखकर सुलेखा बहुत खुश हो जाती है। वो अपने आप को एक राजकुमारी समझ रही थी और वो राजकुमारी की तरह दिखाई दे रही थी। इसके बाद सुलेखा अपनी दूसरी इच्छा मांगती है। दादी माँ, मेरी दूसरी इच्छा ये है कि हमारे गांव में एक नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। मुझे उस नृत्य प्रतियोगिता में जाना है। उसके लिए मुझे एक घोड़ा गाड़ी चाहिए। सुलेखा की दूसरी इच्छा सुनकर फिर से बूढ़ी अम्मा अपना सिर हिलाती है और उसके बाद वहाँ पर जादू से एक सफेद घोड़ा और सुंदर सी पालकी वहाँ प्रकट हो जाती है। ये देखकर सुलेखा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उसकी आंखों के सामने एक बहुत ही शानदार पालकी दिखाई दे रहा था। उसने इतना सुंदर कभी कुछ नहीं देखा था। इसके बाद सुलेखा बूढ़ी दादी से कहती है, दादी माँ, मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मैं एक राजकुमार के साथ नृत्य करना चाहती हूँ। क्या आप मेरी ये अंतिम इच्छा पूरी कर सकती हैं? नहीं मेरी बच्ची, मैं आपकी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकती हूँ। ये मेरी शक्तियों से बहुत दूर है। बूढ़ी औरत की बात सुनकर सुलेखा उदास हो जाती है, लेकिन वो अपनी उदासी को छिपाने की कोशिश करती है और वो बूढ़ी औरत को धन्यवाद देती है। इसके बाद सुलेखा गांव में अपनी नई पोशाक दिखाने के लिए घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर इधर उधर घूमने लगती है। एक राजकुमारी को देखने के लिए गांव से सभी लोग अपने घरों से बाहर आ जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। हर कोई उसे एक राजकुमारी समझ रहा था। ये सब देखकर सुलेखा को बहुत अच्छा लग रहा था।
इसके बाद सुलेखा गांव की नृत्य प्रतियोगिता में पहुंच जाती है। वहां पर वो एक राजकुमार के साथ नृत्य करना चाहती थी, लेकिन वहां पर कोई खास राजकुमार नहीं था। तभी सुलेखा की नजर एक बहुत ही सुंदर लंबे राजकुमार के ऊपर पड़ती है, जिसके काले बाल और नीली नीली आंखें थी। उसकी सुंदरता को देखकर सुलेखा को लगता है कि ये वही लड़का है जिसके साथ उसे नृत्य करना था। सुलेखा की इच्छा भी पूरी हो जाती है और वो अपने आप को एक भाग्यशाली लड़की समझती है। अब सुलेखा को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हवा में तैर रही है। राजकुमार बहुत ही आकर्षक और थोड़ा मजाकिया किस्म का था। वो भी राजकुमारी के साथ आनंद लेकर नृत्य कर रहा था। उन दोनों ने काफी देर तक बहुत सारी बातें की और बहुत देर तक हंसते रहे। सुलेखा ने अपना सच्चा साथी पा लिया था। अब जैसे जैसे रात होती गई, सुलेखा को और अजीब लगने लगा और उसे चक्कर सा महसूस होने लगा, जैसे कि वो सपने में हो। जब उसने इधर उधर देखा तो उसने महसूस किया कि वहां पर मौजूद लोग एक एक करके गायब हो रहे थे और अब वहां पर राजकुमार और वो ही बचे हुए थे। और इसके बाद धीरे धीरे अचानक से राजकुमार की आंखें लाल हो गई और उसका सुंदर सा चेहरा एक बदसूरत सी शक्ल में बदल गया। उसके बाद वो लड़का सुलेखा से कहता है, तुम एक मूर्ख लड़की हो। ये सब राजकुमार गुस्से में कह रहा था। तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा? शायद तुम नहीं जानती कि तुम मेरे खेल में एक महोदय के अलावा कुछ नहीं हो। राजकुमार की ये बात सुनकर सुलेखा बहुत घबरा जाती है और वो वहां से भागने की कोशिश करती है, परंतु उसके पैर वहां से हिल ही नहीं रहे थे। उसे पकड़ने के लिए राजकुमार हंसता है। तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रही हो? शायद तुम भूल गई हो कि अब तुम मेरी हो और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। राजकुमार ने जैसे ही उसे अपने करीब खींचा, सुलेखा और ज्यादा घबरा गई। तभी सुलेखा को दादी माँ की बातें याद आने लगती है कि दादी माँ ने कहा था कि ये मेरी शक्ति से परे है। तभी सुलेखा को याद आ जाता है कि ये सब सच नहीं है। उसके बाद सुलेखा अपनी आंखें खोल लेती है। सुलेखा अपने आप में ये एक सपना देख रही होती है। अपने आप को स्वतंत्र देखकर सुलेखा बहुत खुश होती है और उसकी एक राजकुमार की ख्वाहिश अब खत्म हो जाती है और वो दोबारा से अपना साधारण जीवन जीना शुरू कर देती है।